हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडिटोरिया बुक का बीपीएससी टेस्ट सीरीज 4। टेस्ट सीरीज 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन पहले ही इस चैनल पर करा दिया गया है। आप उसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है? एक नंबर में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दो में है राज्यसभा के लिए नामांकन, तीन में है मौलिक कर्तव्य, चार में है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए निर्वाचन, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है, और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता है किसे उपलब्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल भारतीय नागरिक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट के असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है। कथन दो है, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून माने जाते हैं। कथन तीन है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों को शून्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? एक नंबर में है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, दो में है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तीन में है पर्यावरण और वनों की सुरक्षा, चार में है समान नागरिक संहिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक में है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कथन दो में है, संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य वोट का मूल्य समान होता है। कथन तीन में है, किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य सभी राज्यों में एक समान होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक और दो। संवैधानिक संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, मूल संरचना सिद्धांत किसे सीमित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद की संशोधन शक्ति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। कथन दो है, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यपालिका शक्ति का कोई भी प्रयोग असंवैधानिक होगा। कथन तीन में है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। उपयुक्त कथन में कितने सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद में मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन एक है, संविधान यह अनिवार्य करता है कि संसद हर साल 3 सत्रों में मिलेगी। कथन दो है, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कथन तीन में है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठक के लिए बुला सकते हैं, जैसा उन्हें उचित लगे। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 और 3। संसद के 2 सत्रों के
कि 6 महीने का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। कथन 3 में है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठक के लिए बुला सकते हैं, जैसा उन्हें उचित लगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन 1 है, यह केंद्रीय बजट पर चर्चा कर सकती है। कथन 2 है, यह अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। कथन 3 है, यह किसी धर्म विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, केंद्रीय बजट पर चर्चा कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन 1 है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन पर व्याप्त हो जाता है। कथन 2 है, लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्याप्त हो जाता है। कथन 3 है, राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया कोई विधेयक व्यवगत नहीं होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल निर्देशों के उपकरण को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तक। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष किसके द्वारा रखा जाना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह निकाय जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जो पंचायतों को करों, शुल्कों, टोल और फीस के आवंटन को नियंत्रित करते हैं, वह है ऑप्शन बी, राज्य के वित्त आयोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संवैधानिक और नीतिगत सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन 1 है, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। कथन 2 है, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। कथन 3 है, उन्हें विशिष्ट कल्याणकारी पहलों जैसे कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इनमें से हमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 1 में है, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। कथन 3 में है, विशिष्ट कल्याणकारी पहलों जैसे कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1956 पीईएस पेशा के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन 1 है, ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा करने और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार प्राप्त है। कथन 2 है, ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान किया गया है। कथन 3 में है, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे देने से पहले ग्राम सभा के साथ पूर्ण परामर्श आवश्यक है। इसमें हमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन 1 है, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यों की परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कथन 2 है, भारत का चुनाव आयोग राज्यों से उत्पन्न होने वाली विवादों का निर्णय करने के लिए अधिकृत है। कथन 3 है, भारत की संसद में केवल 2 सदन शामिल है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी खर्च का लेखा परीक्षण करता है और इसकी रिपोर्ट जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति के बारे में सही कथन चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में परिसीमन आयोग के आदेश, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखवाए? कथन 1 में संघ वित्त आयोग की सिफारिश है। कथन 2 में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। कथन 3 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। 4 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। इसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद को गठन करते हैं? नंबर 1 प्रधानमंत्री, संघ वित्त आयोग, 3 में है संघ मंत्रिमंडल के मंत्री, 4 में है राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद की लोक लेखा समिति का सही वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करती है और अपने निष्कर्ष संसद को प्रस्तुत करती है, लेकिन इसे व्यय को अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? 1 में है नीति आयोग, 2 में है क्षेत्रीय परिषदें, 3 में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी, 1, 2 और 3। तीनों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। भारत के संविधान में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? कथन 1 में है शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, 2 में है स्थानीय प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, कथन 3 में है सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 4 में है स्थानीय वित्तीय संसाधनों का जुटाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ये चारों सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कथन दो है, किसी राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संवैधानिक ढांचे में निम्नलिखित में से कौन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ संबंधित जिम्मेदारियां भी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, इन विचारों में से सबसे सही तरीके से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कानून द्वारा बनाया और नियंत्रण किया जाने वाला अधिकार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, भारत का चुनाव 5 सदस्यीय निकाय है। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। कथन दो में, गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम शेड्यूल निर्धारित करता है। कथन तीन है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। इसमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। निम्नलिखित में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिणाम नहीं है? कथन एक है, राज्यसभा कथन एक है, राज्य विधानसभा का विघटन। कथन दो है, राज्य में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। कथन तीन है, स्थानीय स्वशासन निकायों का विघटन। इसमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संघीय संरचना की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों की परिषद में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित में से किन संसदीय साधनों का उपयोग करती है? कथन एक है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल। नंबर 2 में प्रश्नकाल। नंबर 3 में पूरक प्रश्न। सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मुख्य शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह आम नागरिकों को भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, समानता पर आधारित समाज की मुख्य विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दर्जे के आधार पर मिलने वाली विशेष लाभों का खात्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की न्यायालयों की शक्ति। अगला प्रश्न है, मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति तय करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेवार होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह व्याख्या सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किससे ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के साथ ही भाग 3 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। 2 में है, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। इसमें सही को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इस बात की जांच करती है कि क्या प्रत्यायोजित विधान, जैसे कि संसद द्वारा प्रत्यायोजित संशक्तियों के तहत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, उपनियम और उपविधियां की उचित ढंग से प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता और कानून के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार समझाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी ढांचे का अभाव स्वतंत्रता की हानि का कारण बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। कथन दो में है, लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को औपचारिक रूप से 1969 में मान्यता दी गई थी। कथन तीन है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता तभी माना जाता है जब उस पार्टी के पास लगभग लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% हिस्सा हो। इसमें से सही को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के शासन की विशेषताएं है। एक में है शक्तियों की सीमाएं, दो में है विधि के समक्ष समानता, तीन में है विधि के अंतर्गत सरकार की जवाबदेही, चार में है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, उच्च न्यायालयों को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने से रोका गया है। कथन दो है, संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की जांच पड़ताल से पूरी तरह बाहर होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की पद से हटाने की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का सही वर्णन करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद सदन को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति विशेष रूप से लोकसभा की समिति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परमादेश, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रतीकीकरण, शरीर तुम्हारा हो सकता है। क्वाओ वारंटो, किस अधिकार से। सर्टिओररी, प्रमाणित या सूचित किया जा सकता है। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद की मंजूरी से पहले राष्ट्रपति इसे वापस नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कथन एक है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 2 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ। 3 में है केंद्र में द्वैत शासन। 4 में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। इनमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हो गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान को सहायक संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य, न कि सहायक एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य के रूप में वर्णित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केसी वियर। अगला प्रश्न है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राधिकार किसी राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के किसी जज की उम्र को लेकर विवाद होने पर भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श के बाद फैसला लेते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच सही अंतर कर बताता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए निम्नलिखित वीटो का उनके शाब्दिक अर्थों से मिलान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, विधायकों पर राष्ट्रपति की सहमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। कथन 2 है, राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते हैं। कथन 3 है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित किसी राज्य विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। एक और कथन था इसमें कि पुनर्विचार के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किसी विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। कथन 1 है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया कोई कानून अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। कथन 2 है, संसद नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कथन 3 में अनुच्छेद 39B और 39C को प्रभावी बनाने वाले कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। कथन 4 में है, ऐसे कानूनों को प्राप्त संरक्षण तभी बना सकता है भले ही वे संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुंचाते हो। इनमें से सही कथन को चुनना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए,
1 और 2। एक में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया कोई कानून अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। 2 में यह संसद नीति निर्देशक तत्वों की प्रभावी बनाने के लिए किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। कथन 2 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण और संशोधन किया जा सकता है। कथन 3 है, किसी भी प्रकार के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। कथन 4 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर राज्य विधानसभाएं स्वतः ही भंग हो जाती है। इसमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। कथन 2 है, राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, किसी राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया जा सकता है। कथन 2 है, अनुसूचित क्षेत्र जिला स्तरीय इकाइयों से लेकर गाँवों के समूह तक विस्तृत हो सकते हैं। कथन 3 है, राज्य का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के जज का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करता है। अगला कथन है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों अदालतों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें जिला जजों की पोस्टिंग और प्रमोशन भी शामिल है। कथन 3 में है, अधीनस्थ अदालतों से अपीलें सभी सिविल मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। कथन 4 है, किसी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र उसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रिब्यूनलों तक फैला होता है। इसमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 और 4। हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण रखता है, जिसमें जिला जजों की पोस्टिंग और प्रमोशन भी शामिल है। और है, किसी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र उसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रिब्यूनलों तक फैला होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जा सकती है और संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, प्रस्तावना में दिए गए आदर्श संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते। कथन 2 है, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। कथन 3 है, यदि संसद इनके कार्यान्वयन के लिए कोई कानून बनाती है तो न्यायालयों द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। कथन 4 है, समानता का अधिकार सभी परिस्थितियों में उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित करता है। इनमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता अधिकार में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक नियमों में ढील देकर न्याय तक पहुंच का विस्तार करना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का इरादा। अगला प्रश्न है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा प्रावधान है जो विशेष रूप से राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों का उनके गठन के वर्ष से मिलान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब वह निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करता है? कथन एक है, वह राज्य विधानसभा के आम चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। कथन दो है, वह राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतता है। कथन तीन में है, वह उस राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में वैध मतों का 4% प्राप्त करता है। कथन चार है, वह उस राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में केवल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शर्त एक और शर्त दो एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत से कानून पारित किया जाना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। कथन दो, राष्ट्रीय कैलेंडर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, संविधान अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने जनगण मन के हिंदी रूप को भारत के राष्ट्रगान के तौर पर औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस तारीख को अपनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे मामले हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संभव है। कथन एक में है राष्ट्रपति का चुनाव। कथन दो में है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कथन तीन है संसद में राज्यों की किसी भी सूची से संबंधित विषय। कथन चार है किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों की किसी भी सूची से संबंधित विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाद और कार्रवाइयाँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1953। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम एक मील का पत्थर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस
भाग में रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में किन राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, विधानमंडल में रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित विशेष चुनाव को कहा जाता है? इसका सही जवाब है उपचुनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। उपरोक्त विचार के अनुसार सही शब्दों को व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 का जी। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका गणराज्य। अगला प्रश्न है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार्य घंटों के नियमन से संबंधित है, न कि डिजिटल संचार के नियमन से। अगला कथन है, यह कर्मचारियों की कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। अगला कथन है, यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 और 3। यह कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को रेफरेंस डेट माना गया है। कथन 2 है, यह आज़ादी के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी। कथन 3 है, केंद्र सरकार ने इसके लिए 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति दी है। इनमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, एसआईआर के तहत 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय। अगला प्रश्न है, वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, रायथन्ना मिकोसम पहल देश राज्यों ने देश के लिए प्रारंभ की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और किसानों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 9 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया है। कथन 2 है, कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लिया गया है। कथन 3 है, यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जा रही है। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लिया गया है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चालित जलयान किस शहर में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, शांति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन एक है, विधेयक मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 की जगह लेगा। कथन 2 है, इसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। कथन 3 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अब वैधानिक दर्जा दिया गया है। कथन 4 है, भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को वर्तमान के लगभग 8 GW से बढ़ाकर 2030 तक 100 गीगावाट करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 3, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अब वैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल गुवाहाटी में बना है। कथन 2 है, ग्रीन डिपॉजिट पहल मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इनमें से ऑप्शन डी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, गलत मिलान का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4था। गलत है। अगला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि भारत के 181 देशों में से 131वें स्थान पर है। कथन 2 है, डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। कथन 3 है, भारत का स्कोर 0.607 है। कथन 4 है, भारत की तुलना में श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर बताई गई है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का विषय क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए रीसाइलेंट प्लानेट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वें सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेलारूस से आने वाले तस्करी वाले मौसम गुब्बारों के कारण किन किन देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा। कथन 2 है, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। कथन 3 है, रिपोर्ट के अनुसार भारत AI हायरिंग के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है। कथन 4 है, भारत सरकार ने 10,300 करोड़ के बजट के साथ इंडिया AI मिशन शुरू किया। इनमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है केवल 2, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रिय विहार मंदिर किस कारण चर्चा में रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमा विवाद। प्रिय विहार मंदिर। अगला प्रश्न है, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया। कथन 2 है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता भारत और रूस। कथन 3 में है, डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत में आयोजित। कथन 4 है, इनो योद्धा 2025 भारतीय सेना का वार्षिक नवाचार। इनमें से सही युग्म का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। कथन 2 है, इसे स्काईरूट एरोस्पेस से विकसित किया गया है। सत्य कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग कर एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की। इसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलकनंदा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह किस देश का उपग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएसए। स्वागेट F1 फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। अगला प्रश्न है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों का संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसके द्वारा बीमा कंपनियों में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई। कथन 2 है, फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच के लिए नेट ओन्ड फंड 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया। अगला कथन है, एलआईसी को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और विदेशी कार्यालयों को स्थानीय कानूनों के अनुरूप ढालने की स्वायत्तता दी गई। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, गोल्डन जैकाल एम्बेसडर पहल किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु संक्रमण के चपेट में आने से 10 काले हिरण की मौत हो गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। अगला प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीता बरुआ पिसारोटी। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी ताइपे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुप्रिया साहू। अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा 9 से 12। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फतुहा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान देश भर में कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का भूमि सुधार संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, विवादों का समाधान पुलिस थानों के बजाय अब अंचल कार्यालयों पर होगी। कथन 2 है, यह पहल दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में शुरू की। इनमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा बरेला झील किस जिले में उपस्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैशाली। अगला 10 सवाल मैथ का है, इसका आंसर हम बोल देते हैं। 141 का ऑप्शन बी, 5:1। 142 का ऑप्शन सी, 3 दिन। 143 का ऑप्शन ए। 144 का सी। 145 का सी। 146 का ए। 147 का डी। 148 का डी। 149 का ए। 150 का बी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।